Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel MDCAT Society. We are going to solve PMC PAD practice test number 5, and first of all we will solve chemistry portion that's given here from the question number 1. Question number 1 is alkanes are called as. Alkanes को paraffins भी कहा जाता है and alkenes are called as olefins. So B option is correct. Thermal energy is also called as heat energy. D option is correct. Which of the following property does not belong to gases? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ गैसेस से बिलोंग नहीं करती? इनडेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस को इनडेफिनेट वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप होता है. गैसेस आल्सो हैव लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. बट द लास्ट ऑप्शन दैट्स डी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस. गैसेस डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस. सो गैसेस को कोई भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस नहीं होती. So we can say that D option is correct here. Each half reaction in ion electron method is balanced by adding. Ion electron method में जब हम बैलेंस करते हैं तो हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेफ़्ट साइड और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड पे ऐड किया जाता है. So C option is correct here. उसके बाद है the formula of child saltpeter is. Child saltpeter का formula है sodium nitrate, that is NaNO3. बट इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द फार्मूला ऑफ सिंपल साल्टपीटर, अगर सिर्फ साल्टपीटर लिखा हुआ है तो वो होगा पोटाशियम नाइट्रेट. ये आपको याद रखना है. दीज आर टू डिफरेंट केसेस. चाइल्ड साल्टपीटर होगा तो सोडियम नाइट्रेट. टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयोनिक सॉलिड्स, आयन्स शुड बी. अगर आयोनिक सॉलिड से हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो याद रखें कि इलेक्ट्रिसिटी तब ही कंडक्ट होगी जब इलेक्ट्रॉन्स या आयन्स फ्री होंगे. सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. इन हैबर्स प्रोसेस द फाइनल प्रोडक्ट अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू. हैबर प्रोसेस जब आप पढ़ोगे तो जब हैबर प्रोसेस यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया बन जाती है तो उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए ताकि वो सेपरेट कर दी जाए. तो इस वजह से, क्योंकि अगर वो गैस होगी तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से सेपरेट नहीं हो सकेगी. सो यहाँ पे हम लिक्विड स्टेट में इसको कन्वर्ट करेंगे. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड एनर्जी इज़ रिलीज्ड. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ गिवन द. अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द चेंज इन एनर्जी. जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव होता है. सो यहाँ पे भी निगेटिव साइन आएगी. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. उसके बाद है द कंपाउंड्स विच बिलोंग्स टू सेम फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्स अ. अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेम होमोलोगस सीरीज़ होगी, यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट है. उसके बाद है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स आर फाउंड इन. ग्लोब्यूलिन प्रोटीन सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती हैं. उसके बाद है हाउ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शंस कैन बी मेजर्ड. एंथैल्पी चेंजेस यानी हीट चेंजेस, और हीट के लिए हम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं. सो सी ऑप्शन बाय कैलोरीमेट्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म क्लस्टर्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स. क्लस्टर्स और लार्ज मॉलिक्यूल बनाने की एबिलिटी सेकेंडरी बॉन्ड्स में होती है, विच आर आल्सो नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स. So C option is correct. Reaction of aldehyde with Tollens reagent results in the formation of. aldehyde Tollens reagent के साथ जब एक्शन करते हैं तो उसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें सिल्वर कलर की एक चीज़ बनती है, दैट इज़ द सिल्वर मिरर. C option is correct. The bonding pair of electrons are equally shared between atoms in. बॉन्डिंग पेयर इक्वली शेयर्ड तभी होंगे जब दोनों तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी, और बाकियों में जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ए, बी और सी, उसमें डिफरेंट एटम्स हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं होगी. द डी ऑप्शन दैट इज़ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन यानी अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें बॉन्डिंग पेयर इक्वली शेयर्ड होंगे. सो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है. द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज इन अ सिस्टम इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी. उसके बाद होती है एनर्जीज एब्जॉर्ब. एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी? जब हमें बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है. ए ऑप्शन इज़ आल्सो करेक्ट. एंड आल्सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जिसमें लिखा हुआ है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी इनसाइड हीट डालना, तो दैट इज़ आल्सो कि वहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. सो डी ऑप्शन यानी ए, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ लोअर देन गैसेस. लिक्विड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस से लोअर होता है. रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एब्सोल्यूट अल्कोहल. रेक्टिफाइड स्पिरिट इतना प्योर नहीं होता, लेकिन एब्सोल्यूट अल्कोहल इज़ मोर प्योर देन रेक्टिफाइड स्पिरिट.
तो उसके लिए हम रीडिस्टिलेशन करते हैं, मतलब एक बार डिस्टिलेशन हो चुकी होती है इसलिए हमें रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलती है, फिर हम उसकी रीडिस्टिलेशन जब करेंगे यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन है, तो हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज इन फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन? फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में हमें लेविस एसिड्स यूज़ करने होते हैं लाइक अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? याद रखें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब कार्बन एटम्स कम होंगे। सो अल्कोहल के सारी होमोलोगस सीरीज में द ग्रेटेस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर फाउंड इन मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में कम से कम कार्बन एटम्स होते हैं, इस वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शंस? इनमें से कौन सा सॉल्वेंट है जो SN2 रिएक्शंस को फेवर करता है? तो इनमें से कार्बन टेट्रोक्लोराइड ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो SN2 रिएक्शंस को फेवर कर सकता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन फ्री स्टेट इज? फ्री स्टेट में सब एटम्स का, सब एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। उसके बाद है गोल्ड +3, गोल्ड का +3 का जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब गोल्ड की वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दैट इज़ द 5d10 6s1। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकालो, तो 6s1 का एक निकल गया, उसके बाद 5d10 के भी 2 निकले, बाकी बचा 5d8। सो सी ऑप्शन 5d8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। In an irreversible reaction, the tendency of it to go in the reverse direction is? अब एक irreversible reaction है तो reverse direction में जाने की उसकी tendency negligible होती है, इसीलिए ही उसको हम irreversible reaction कहते हैं। उसके बाद है the strength of London forces depends on size of electronic cloud, क्योंकि London forces नॉन पोलर एटम्स में होते हैं, मॉलिक्यूल्स में होते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस होगा ज़्यादा तो उतना ही उसमें लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। The energy is dash when oppositely charged ions brought close to each other. अगर दो आयन्स को जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स है उनको अगर हम आपस में क्लोज लेके आएंगे तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड बनेगा, क्योंकि करीब आएंगे ऑपोजिटली चार्ज आयन्स तो करीब आएंगे तो मिलेंगे, बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। 27 ग्राम ऑफ aluminium will react with how much mass of oxygen to produce aluminum oxide? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है जिसमें अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम हो तो ऑक्सीजन की कितनी मिकदार चाहिए होगी? अब वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आप देखेंगे, अब इसको आप वैसे तो प्रॉब्लम लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में देखेंगे एल्यूमिनियम का टोटल मास कितना है? एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो यानी 27 + 27 = 54 ग्राम मास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। हमें कितना दिया गया है? 27, यानी हाफ दिया गया है, तो हम ऑक्सीजन का भी हाफ कर देंगे। अब ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना मास होता है? 16 × 3 = 48 ग्राम, तो हमें इसका हाफ करना पड़ेगा। 48 का हाफ होगा 24, सो यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है द प्लैटिनियम इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनियम होता है दैट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो दे विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रेट की फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, रेट = K नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ओजोन। अब ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय द? कौन सा एंजाइम है यीस्ट में जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करे? दैट इज जाइमेस एंजाइम, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑल कार्बन क्लोराइड बॉन्ड्स आर? अब कार्बन क्लोराइड क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये पोलर बॉन्ड्स बनेंगे, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ क्लोरीन्स होते हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, तो ओवरऑल नॉन पोलर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, पोलर एंड बाद में नॉन पोलर। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम द साइज ऑफ द आयन विल आल्सो बी? जितनी आयन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी तो साइज़ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और साइज़ बढ़ता जाएगा, सो size will be also greater, B option is correct. In a reaction having both alkyl halide and base, the base will act on?
अगर एक रिएक्शन है जिसमें एक अल्काइल हैलाइड भी मौजूद है और बेस भी है। अब देखें इस तरह के दो रिएक्शन होंगे, अगर अल्काइल हैलाइड के साथ बेस आ रहा है तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। अगर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होगा तो बेस अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, अगर एलिमिनेशन होगा तो बेस अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे। बट नाउ वी हैव टू डिटरमाइन कि किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, जो कि हमें करेक्टली बताया नहीं जा रहा कि किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। इज़ इट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और इज़ इट एलिमिनेशन रिएक्शन, तो हमें ये चीज़ मालूम करनी पड़ेगी। यहाँ पे बताया नहीं जा रहा, सो वी विल थिंक कि वहाँ पे एलिमिनेशन होगा, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है बेस का होना, लेकिन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के लिए लाजमी नहीं है कि बेस ही होना चाहिए, उसमें कोई और भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसीलिए हम इसको एज ए एलिमिनेशन कंसिडर करेंगे और बीटा हाइड्रोजन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज ड्राइव्ड बाय। nth ऑर्बिट के बारे में बताना ये किसने बताया था, बोहर ने बताया था, बोहर ने एक्सप्रेशन ड्राइव की थी। इन होमोलोगस सीरीज एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय अ डैश यूनिट। CH2 के यूनिट का फ़र्क होता है होमोलोगस सीरीज़ में, जैसे अल्केन में होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सब में CH2 का फ़र्क होता है। नाइट्रेट्स ऑफ विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रखें कि जब नाइट्रेट्स को हम डिकम्पोज करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये एक ही तरह का रिएक्शंस करेंगे, एक ही तरह की डिकम्पोजिशन होगी, एक ही तरह की प्रोडक्ट्स देंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आल्सो गिव द सिमिलर। पर आपने पढ़ी होंगी डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है कि एक ग्रुप का एलिमेंट दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से सिमिलरिटीज़ रखता है, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटीज़ रखता है। तो सिमिलरली लिथियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम विल बी सिमिलर और सोडियम और पोटाशियम विल बी सिमिलर। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट ढूंढना है, तो पहले में सोडियम और पोटेशियम वो तो सिमिलर हैं, हमने पढ़ा है एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर आल्सो सिमिलर क्योंकि एक ग्रुप में है। अब लिथियम और सोडियम को आप थोड़ा साइड पे रखें, सी ऑप्शन को। डी ऑप्शन को देखें लिथियम एंड कैल्शियम। अब लिथियम सोडियम के साथ सेम होगा या कैल्शियम के साथ? लिथियम कैल्शियम के साथ सेम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में आ जाता है और ये फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ सेम रखता है एज द सेकेंड ग्रुप। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट कि लिथियम और सोडियम डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे अगर थर्मल डिकम्पोजिशन नाइट्रेट्स की जाए तो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट प्रोटीन इज़ नॉट प्रेजेंट? वो कौन सा बॉडी पार्ट है जिसमें प्रोटीन नहीं होती? एक्चुअली होती तो चारों में है, क्योंकि प्रोटीन हर सेल में मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पूछी जा रही है। तो ज़्यादा अमाउंट में बोन्स में, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा होती है, प्रोटीन से इतनी नहीं होती, लेकिन होती है। ये याद आपको रखना है कि ऐसा कोई भी जिस्म का सेल नहीं है जहाँ पे हमें प्रोटीन ना हो। प्रोटीन ईच एंड एवरी सेल में होती है, क्योंकि हर सेल का 60% ड्राई मास प्रोटीन पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द सेम ट्रू, क्योंकि इसमें कम अमाउंट होती है प्रोटीन की, बाकियों में ज़्यादा होती है। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो रीजन होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन द यीस्ट हेल्प्स आउट इन फर्मेंटेशन? Diastase, maltase and zymase. These three enzymes help in fermentation. All of above is the correct option. 1-chloropropane and 2-chloropropane. ये किस तरह के आइसोमर्स हैं? These are position isomers, क्योंकि सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और बाकी चीज़ें सब सेम है। Which one of the following is not a organic compound? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? यूरिया, मीथेन एंड कोल ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। What is the value of कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन? बेंजीन में कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे पिकोमीटर में तो हो जाएगा 139 पिकोमीटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर गिव्स जैस्मीन फ्लेवर? बेंजाइल एसीटेट गिव्स जैस्मीन फ्लेवर। आपको ये सब के फ्लेवर्स याद करने पड़ेंगे। उसके बाद है द अल्कीन्स कैन बी फाउंड बाय अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। कोई भी यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द मोस्ट सुइटेबल इज़ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तीनों एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके हम
हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली फाउंड नहीं कर सकते, हमें हेसेस लॉ को यूज़ करना पड़ता है और हम क्या करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस को पहले कंपेयर करवाते हैं, उसके बाद हमें जाके इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पता चलती है। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन इथाइन मॉलिक्यूल। अब इथाइन मॉलिक्यूल इज द sp हाइब्रिडाइज्ड, तो sp हाइब्रिडाइज यानी p का सिर्फ एक हाइब्रिडाइज्ड है, बाकी p के दो जो हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, p2 एंड p3, यानी py एंड pz क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज होते हैं, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मोलर मास 32 एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस विल बी। अब 32 मोलर मास है, हम क्या करते हैं जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना होता है उसका मोलर मास हम डिनोमिनेटर में रख देते हैं। तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जिस गैस का फाइंड करना है उसका मोलर मास हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर रखेंगे हम हाइड्रोजन का मास, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास होगा 2, नीचे रखेंगे हम 32। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 1/16। फिर हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, फिर हमें मिल जाएगा 1/4, यानी 1/4 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम इज, याद रखें कि वैसे तो सोडियम जाना चाहिए कैथोड के पास, लेकिन सोडियम नाइट्रेट में डिफरेंट कंडीशन होती है, इसमें अगर पानी जो होता है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस बढ़ जाती है, जिस वजह से सोडियम डिस्चार्ज नहीं होता पर हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है इन 1 सेकंड इफ द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.25 देन द रेट विल बी, बिल्कुल ईजी है। आप फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को करो सब्सट्रैक्ट, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जवाब आएगा 0.15 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है एंजाइम्स विच ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो कौन से एंजाइम है जो फंक्शनल ग्रुप की एक्सचेंज करवाते हैं, दीज आर ट्रांसफरेसेस। उसके बाद है लाइटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल मोर विल बी द एसिडिटी ऑफ मेटल, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उतना ही उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स पे कंस्टिट्यूट करता है, यानी कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इज एज फॉलोज, एस ऑर्बिटल की ऑर्डर ऑफ साइज कैसे होगी। अब देखें जितना एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज़्यादा होता जाएगा, एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ही ऑर्बिटल की साइज़ भी बड़ी होती जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिट्स। सो यहाँ पे 4s का बड़ा होना चाहिए 3s से, फिर 2s, फिर 1s, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अमंग हेलोजेंस आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वाइल ब्रोमीन इज लिक्विड एंड क्लोरीन फ्लोरीन आर गैसेस, मतलब हेलोजेंस में हर एटम की अपनी अपनी एक स्टेट ऑफ मैटर है, कुछ सॉलिड्स, कुछ लिक्विड्स और कुछ गैसेस हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस। अच्छा कैसे ये आपको पता चलेगा, अब देखें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस तब होते हैं जब दो डिफरेंट एटम्स वहाँ पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम एटम्स हैं, यानी ब्रोमीन का Br2 बन रहा है, आयोडीन का I2 बन रहा है, इस तरह से क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस नहीं बन सकती ड्यू टू पोलरिटी। पोलरिटी भी तब बनती है जब डिफरेंट एटम्स होते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। एंड डी ऑप्शन भी है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिबाई फोर्सेज, दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट में डिबाई फोर्सेज होते हैं, डिबाई फोर्सेज, तो इसीलिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है। सो लंडन फोर्सेज आपको पता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जैसे हेलोजेंस और जैसे नोबल गैसेज और हाइड्रोजन एटम, तो इस तरह से सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट हियर। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में आपको सारी चीज़ें सही से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके पोर्शंस हैं बायोलॉजी और फिजिक्स की, उसकी भी वीडियो जल्द से जल्द बना के अपलोड कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।